वेलकम क्लास 10 विद अ वेरी न्यू वीडियो। तो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड होगा। चाहे वो हमारा इंडेक्स का हो, चाहे वो हमारा स्फेरिकल लेंसेज का हो। सो यहाँ पे क्या होता है ना, पहले हमें ये जानना होगा कि डेंसर और रेयर का मतलब क्या होता है। तो डेंसर और रेयर का मतलब तो आप लोग को मैंने ऑलरेडी क्लासेस में कई बार बताया कि देखो, डेंसर और रेयर का मतलब क्या है। मीडियम मीडियम जैसे आप इस समय अपने रूम में बैठे हो, क्या मीडियम है? एयर के मीडियम में बैठे हो ना, हवा है आपके आसपास, है ना। मीडियम क्या है? एयर है। इसी तरीके से लाइट जब ट्रैवल करती है ना, तो हर मीडियम में उसकी अपनी अलग अलग स्पीड होती है। ठीक। तो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज में ये सिखाया गया था कि जब भी आपकी जो लाइट होती है वो हमारे जब ट्रैवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो हमारा जो लाइट का रे होता है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है जब रेयर से डेंसर में आती है। ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल सी बात होगी ना। अब ये बताओ कि लाइट ज़्यादा फ्री कहाँ पे रहेगी? जहाँ पे मीडियम ही ना हो उसके पास, तो ज़्यादा फ्री घूमेगी। लेकिन जहाँ पे मीडियम हो जाएगा तो लाइट में क्या होने लगती है? बंदिशें आने लगती है लाइट की। तो वो कहता है कि लाइट को तुम धीमे जाओ। ठीक। मतलब वो रोकने लगता है लाइट की स्पीड। जैसे कि अगर हम ग्लास और एयर को कंपेयर करें, तो एयर इज़ अ रेयर मीडियम और ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। बट अगर हम ग्लास और डायमंड को कंपेयर करें, तो ग्लास बिकम्स रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू डायमंड। डायमंड डेंसर हो जाता है। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम डिपेंड करता है कि हम कौन से मीडियम से लाइट किधर को जा रही है, कौन से मीडियम में जा रही है, किस मीडियम से किस मीडियम को जा रही है लाइट, उस पर डिपेंड करता है हमारा कि कौन सा उस केस में कौन सा मीडियम हमारा रेयर है और डेंसर है। तो ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम यही होता है हमारा। फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइट हमारी एयर से ग्लास में जा रही है, तो ग्लास के कंपैरिजन में जो एयर है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। बट अगर हम ग्लास और चलो हम ग्लास और वाटर की भी बात करें, तो वाटर ग्लास के कंपैरिजन में ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम होगा। बट हम ग्लास और डायमंड की बात करें, डायमंड तो सब जानते हो क्या होता है, ज्वेलरी में यूज़ होता है डायमंड वगैरह। तो अगर हम डायमंड ये भी जान लो, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है। तो और ये कार्बन, प्योर कार्बन का बना होता है। ये भी चीज़ तुम लोग को पता होनी चाहिए, वो तुम क्लास 10th में सीखोगे केमिस्ट्री में। ठीक है। बट यहाँ पे मुझे क्या बताना तुम लोगों को कि जो हमारा ऑप्टिकली रेयर और डेंसर मीडियम की बात हम कर रहे हैं ना, तो अगर हम ग्लास और डायमंड की बात करते हैं, तो ग्लास और डायमंड जब दो मीडियम है और लाइट ग्लास से होकर के डायमंड में जा रही है, तो कंपेयर टू डायमंड जो हमारा ग्लास है उस समय पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो जाएगा। ठीक। तो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कौन सा ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा, कौन सा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। ओके, सो ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्लास और एयर या फिर ग्लास और वाटर से कंपैरिजन में आते हैं। ठीक। तो ये समझ लो जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा उसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू जो लाइट की स्पीड ऑप्टिकली रेयर मीडियम में होगी। इतना चीज़ दिमाग में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बना होना चाहिए। ओके। उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आते हैं। देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो आपको पता ही है ना, क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ, ऐसा होता है ना, साइन साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर किसके बराबर होता है। ठीक है। तो ये सारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कभी भी आप जब बाल्टी, एक आपके पास बकेट हो उसमें पानी भर दो, ठीक है, और एक कोई ग्लास में कुछ परमानेंट मार्कर से कुछ लिख दो बढ़िया सा, और उसको क्या कर दो, उसके अंदर डाल दो। ठीक है, बाल्टी के अंदर डाल दो, ये प्लास्टिक में कुछ ऐसा लिख के बाल्टी के अंदर डाल दो। आपको क्या लगेगा ना कि वो जो बाल्टी का बेस है या फिर वो जो लेटर है जो आपने लिखा है वो थोड़ा ऊपर आते दिखेगा आपको। ठीक। ऊपर दिखेगा। वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। भाई लाइट बेंड हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट बेंड हो जाती है। अब वो डिपेंड करता है किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल तो आपको पता है ना, नॉर्मल कौन सी रे होती है? नॉर्मल रे कौन सी होती है? एक परपेंडिकुलर लाइन जो हम इमेजिनरी बनाते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे इंसिडेंट राइट बिल्कुल फॉल होती है एक मीडियम से दूसरा मीडियम के बॉर्डर पे बिल्कुल एक लंबी सी लाइन खींचते हैं। नॉर्मल रे तो सबको पता होगी कौन सी, इमेजिनरी होती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्लाइट जो हमारा था, जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होती है,
वो कहाँ पे लाई करती है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा था? मैं यहाँ पे अगर बनाऊँ तो बहुत ही अगर हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, यानी कि हम समझ लो एयर से ग्लास में जा रहे हैं, तो मैं एक ग्लास स्लैब बना देता हूँ। ठीक है, सपोज कर लो मैंने एक ग्लास स्लैब बना दिया यहाँ पे, विजिट किया, मैंने ग्लास स्लैब बना दी और मैं यहाँ पे एक नॉर्मल रे बना देता हूँ। एक नॉर्मल इस तरीके से बनती है नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक, ये हमारी नॉर्मल रे है, उसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे एन, आप दे सकते हो नाम, एन दे दो। ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये, क्योंकि यहीं पे हमारी रे ऑफ लाइट आने वाली है। देखो इस तरीके से हमारी रे ऑफ लाइट आएगी, ये यहाँ से ऐसे आएगी। हमारा ऊपर का मीडियम कौन सा है? इस तरीके से हमारे पास लाइट है, समझ लो। ऊपर का मीडियम हमारा कौन सा है? ऊपर वाला मीडियम हमारा है एयर, यहाँ पे लिख देते हैं एयर है। और नीचे वाला मीडियम कौन सा है हमारा? जल्दी से बता दो, नीचे वाला मीडियम कौन सा है हमारा? ग्लास है। ठीक, तो अब आप जानते हो ना लाइट किधर को मूव करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल ना, बेंड करेगी ना टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ हम बेंड कर देते हैं लाइट को थोड़ा सा इस तरीके से। लेकिन जब फिर लाइट बाहर निकलेगी, वो वापस से कैसे निकलेगी? वो वापस से एयर में जो कंडीशन थी उसकी वैसे हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। एक ना एक क्वेश्चन तो इससे ज़रूर ही आता है, कुछ ना कुछ तो पूछ ही देगा आपसे। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका दिस एंगल जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है ना, ये आपका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और इसी तरीके से जो आपका ये वाला एंगल होता है ना, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो देखो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से, क्योंकि ये नॉर्मल है ये भी और ये वाली लाइन भी नॉर्मल है हमारी, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऑल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल की वजह से ये हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बन जाता है। और ये हमारा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। वैसे तो उसको हम इमरजेंट एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाली जो रे होती है ना, ये वाली जो बाहर निकल रही है, इसको हम इमरजेंट रे बोलते हैं। और मज़े की बात तो ये है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, जब हम दूसरे कलर से दिखाते हैं ना तो उनको ज़्यादा क्लियर होगा। जब हम इस वाली रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच का गैप आता है ना, ये दोनों इमरजेंट रे और जो हमारा इंसिडेंट रे के बीच का जो गैप आता है ना, ये वाला गैप, मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ, ये वाले गैप। इस गैप को हम क्या बोलते हैं? इस गैप को बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस लेंथ को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना उसको आप लिख जरूर लेना। ठीक है, अदरवाइज यू विल बी इन द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम में आ जाओ, क्योंकि बहुत सी बातें मैं बोल देता हूँ, लिखना नहीं होता, तो आप लोग लिखना भूल जाते हो। तो आप लोग क्या करते हो ना, कुछ लोग तो केवल नोट करने के लिए नोट्स नोट कर लिया हो जाएगा। बेटा केवल नोट से काम नहीं चलेगा, जब तक आप बातों को सुनोगे नहीं और समझोगे नहीं। ठीक, और अगर ध्यान से सुनोगे ना तो जिसको नहीं भी आता ना, क्लास 9 का बच्चा भी इस चीज़ को अच्छे से जान सकता है। तो जब भी नॉलेज मिल रही है उसको ध्यान से सुनिए। फर्स्ट लॉ तो आपका ये कहता था। अच्छा, सेकंड लॉ की हम बात करें, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता था? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा अलग हो जाता था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर जो है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, किसको साइन कॉस टैन का मतलब नहीं पता, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दीज आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो कि आप लोग अभी जब मैथ्स में पढ़ोगे ना, हाइट्स एंड डिस्टेंस, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। परपेंडिकुलर, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा बेटा। अभी के लिए ये समझो कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि अगर हम एयर और ग्लास की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक, दिस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। साइन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये याद रखो हमेशा। ठीक, और अभी ये किसके बराबर होता है हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक, चलो, और ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू अ पर्टिकुलर मीडियम। मतलब समझ रहे हो?
अगर हम इसको एक स्पेसिफाई कर दें, यानी कि द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है ना, बट कब, जब एयर से किसी और मीडियम में जा रहा होगा हमारा रे ऑफ लाइट, उस केस में हम क्या बोलेंगे, इस क्वांटिटी को, ये जो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर है, इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे कि अगर ये एयर से होकर के किसी और मीडियम में जा रहा होगा, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, कौन सा मीडियम, एयर का मीडियम नहीं, जिस मीडियम में जा रहा होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसको बोलेंगे। ठीक है, यानी कि मैंने क्या बोला, अगर साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो कांस्टेंट होता है, बट साइन आई अपॉन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कब, जब लाइट आपकी एयर से होकर के किसी पर्टिकुलर मीडियम में जा रही होगी, चाहे वो ग्लास हो सकता है, चाहे वाटर हो सकता है, चाहे डायमंड हो सकता है, चाहे कुछ भी हो। तो जब वो एयर से होकर के इन सब मीडियम में जाएगी, तो उस मीडियम का ये जो रेशियो है, ये वाला रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत सारी कंफ्यूजन आती है, इसको लिखा कैसे जाता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा कैसे जाता है, ये कंफ्यूजन बहुत आती है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमारी ये सारी दिक्कतें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देखो एक एग्जांपल के तौर पे ये समझो, सपोज करो कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट का एयर में, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एयर में है वो क्या 37 डिग्री है। ठीक, सपोज करो, एग्जांपल में ले रहा हूँ, सो यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल। एग्जांपल क्या है हमारा, सपोज रे ऑफ लाइट, सपोज कर लो एक रे ऑफ लाइट है मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर। ठीक है, एयर में इंसिडेंस बना रही है, मतलब कि मीडियम एयर है आपका, इज 37 डिग्री, 37 डिग्री एंगल बना रही है, समझो इतना। ठीक है, एयर इज 37 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना इन द ग्लास, आपको दिया है एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास, वो कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। सपोज कर लो वो दिया हुआ है 24 डिग्री। ठीक है, 24 डिग्री एंगल है बेटा, ये याद रखना इस चीज़ को। अब देखो, ठीक, ये चीज़ क्लियर है तुमको, ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ये तो बहुत ही एक सिंपल चीज़ मैंने लिखी है, और कुछ तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन तो हुआ नहीं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा, जिसको कि हम एन से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो हम एन से डिनोट करते हैं, और या फिर हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू पता है क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माउस से तो क्लियर नहीं मतलब लिख पाऊंगा, बट थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। म्यू साइन जो है ऐसा होता है, इस टाइप से। तो ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला जो सिंबल होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, या तो इसको यूज़ करते हैं तो एन को यूज़ करते हैं। वैसे तो हम एन को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में या फिर एग्जाम में एन को ही यूज़ करता है, तो हम एन को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना होगा, तो अब आपने अभी देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर से किसी और उसमें जब मीडियम में लाइट जा रही होती है, तो उस केस में जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो होता है, वही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हम क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हम ग्लास को पता चलेगा ना, क्योंकि हमारा एयर से ग्लास में जा रहा है, देखो साफ साफ एयर से ग्लास में जा रहा है, तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के बारे में पता चलेगा। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के बारे में पता चलेगा। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे साइन आई, आई यहाँ पे क्या है 37 डिग्री, अपॉन साइन आर यहाँ पे क्या है 24 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब जानते हो ये जो साइन 37 की वैल्यू हमें ऑलरेडी मतलब क्वेश्चन में अगर दी होगी, तो ये होती है हमारी 0.60। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.60, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, परेशान मत होना उसके लिए। और साइन 24 की वैल्यू ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाली जाती है, बट क्योंकि आपको ये वैल्यू गिवन होगी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। सो साइन 24 डिग्री किसके बराबर होता है 0.40, इसकी वैल्यू होती है 0.40। सो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.60 अपॉन 0.40।
इसे क्लियर होगा कि नहीं होगा? सोचो सोचो सोचो, बिल्कुल होगा। हमने क्या करा, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया यहाँ से आ गया 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आ गया हमारा कितना आ गया 1.50। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम बहुत सिंपल सा लगता है, बट थोड़ा सा अगर हमने कॉन्सेप्ट को मिस किया ना तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगी चीजें और हम भूल जाएंगे। तो इसलिए जो जैसा सोच रहे हो ना, उस सोच से हटो मत, बिल्कुल सोचते हुए आगे निकल जाओ। अगर बीच में हल्का सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो आपको फिर से पूरा स्टार्टिंग से सोचना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। खैर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें समझ में आ गया ना क्या होता है। एक चीज नोट कर लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो इसी वजह से इसका जो यूनिट होता है ना, नहीं होता यूनिट लेस होता है, ये डायमेंशन लेस होता है बिल्कुल भी। सी इस चीज को याद रखना। कोई भी रेशियो वाली क्वांटिटी होती है ना, कोई भी रेशियो वाली क्वांटिटी होती है, उसकी यूनिट नहीं होती, उसकी डायमेंशन नहीं होती। आप खुद सोचो, तो जो भी होगा एंगल से एंगल, भाई यहाँ पे एंगल से एंगल था ना, एंगल से एंगल कटा तो कुछ बचा ही नहीं यूनिट। अगर मीटर से मीटर को काट दोगे तो कुछ बचेगा नहीं, यूनिटलेस हो गया ना। वही चीज़ है यहाँ पे। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अच्छा, एक चीज़ और है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इंडिकेशन दे देता है कि लाइट किस तरीके से बेंड करेगी उस मीडियम में। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुम लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलो आओ कुछ करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आओ देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो कि हमने क्लास में भी सॉल्व किया होगा एक आध बार, बट फिर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, ये कुछ इस तरीके से है कि इसको आप ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, आप पढ़ते रहो, तब तक मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिखे। ओके, सो तुम लोग पढ़ रहे हो इस चीज़ को, है ना? दिख रहा होगा तुम लोग को साफ साफ क्या लिखा है यहाँ पे, क्या नहीं लिखा। ओके, तो अ बीम ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट है। देखो मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको वैल्यूज दी होंगी, साइन देखो, साइन 72 की, साइन 40 की, मतलब जो वैल्यू हमें मतलब यूज होनी है वो तो दी रहेगी आपको। क्या कह रहा है, अ बीम ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम एयर, एयर से पास होके सब्सटेंस एक्स में घुस रही है। सब्सटेंस क्या है हमें नहीं पता, कोई मीडियम होगा, हमें नहीं पता कौन सा मीडियम है। सब्सटेंस का मतलब वही मीडियम की बात कर रहा है, एयर से दूसरे मीडियम में जा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारा, 72 डिग्री। यानी कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन 72 डिग्री अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर होता था ना जब एयर से जा रहा होता था। तो और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, साइन 40 डिग्री लिख लेते हैं उसको भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 40 डिग्री है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस। अब ऑब्वियसली यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर से आ रही है लाइट किसी दूसरे सब्सटेंस से, तो उसी सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी ऐसा करने से। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा, ये साइन 72 कितने दिए, 0.951 डिवाइडेड बाय साइन 40 कितना दिया, 0.642। ठीक, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवीजन के बाद, अब ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, ये तो क्लास 8 की मैथमेटिक्स है, तो आनी ही चाहिए। तो ये हमारा आ रहा है 1.48। तो 1.48 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गई किसका, इस सब्सटेंस एक्स का। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, वी हैव, अभी तक हमने ये जाना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस जस्ट बाय लेटर एन, उस तरह से डिनोट करा जाता है कि नहीं, लेटर एन से, फुल फॉर्म में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हैज हाउएवर टू सब्सक्रिप्ट्स, ठीक है, लोअर वर्ड्स एंड लेटर और लेटर। लोअर वर्ड और लेटर यानी कि हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, जैसे होता नहीं मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर जा रही है, तो अभी तो हमने एयर के रिस्पेक्ट में पढ़ा, बट अगर अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब किसी और मीडियम से किसी और मीडियम में जा रही है, फॉर एग्जांपल ग्लास टू डायमंड जा रही है, फिर डायमंड टू वाटर जा रही है, फिर वाटर टू ग्लास जा रही है, अगर हम एयर को हटा दें तब हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास इज रिटन एज एयर एंड ग्लास, इस तरीके से लिखा जाता है उसको, पता है? ये तो अलग चीज होगी, एयर एंड ग्लास से लिखा जाता है। सो बेसिकली जैसे कि हम क्या बोल रहे थे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, अगर एयर से ग्लास में जा रही है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से लिखेंगे, लिखेंगे छोटा सा एयर। अब क्योंकि हम छोटा सा नहीं लिख सकते तो आप लोग लिख देना एयर, उसके बाद लिखोगे एन, उसके बाद लिखोगे नीचे छोटा सा ग्लास। भाई एयर से ग्लास में जा रही है ना, तो इस तरीके से लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को।
या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, कॉमा लगा के ANG, मतलब ऑब्वियसली ये ए होगा ना, मतलब हम जब टाइप कर रहे हैं तो मेरे बगल में आ रहा है, बट आप लोग के ये मतलब नीचे छोटा सा आएगा, लेफ्ट में और राइट में, इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो जहाँ पे ए एयर है और जी ग्लास है, आप लोग जानते हो। तो इस तरीके से हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। वैसे केवल एन नहीं, केवल एन लिख रहा है, इसका मतलब कि एयर से होकर के लाइट आ रही है, और अगर एयर का जिक्र नहीं है, इसका मतलब किसी और मीडियम से किसी और मीडियम में जा रही है, तो दोनों चीज़ डिफरेंट है। तो अभी हम जब कुछ चीज़ पढ़ेंगे ना, मीडियम 1 मीडियम 2 वाली चीज़, तो हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सपोज करो अगेन मैं एक ग्लास स्लैब नहीं बनाऊंगा, अब की मैंने बस एक बॉर्डर बनाया है जहाँ से हमारी लाइट रे पास होगी, ठीक है। हमारी लाइट रे इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है। पहले हम नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्मल बना लेते हैं। हमने एक नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करते हैं फिर। अब ये जो हमारी लाइट थी, ये आ रही थी इस तरीके से, आई यहाँ पे, और सपोज करो कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब रेयर डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। तो हम उसको थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल झुका दे रहे हैं इस तरीके से। ओके, डायरेक्शन बना देते हैं लाइट का, भाई किधर से किधर आ रही है वही तो पता होना चाहिए ना। लाइट हमारी ऐसे जा रही है और इस तरीके से आ रही है, ठीक है, हमने बना दिया। तो हमारे सामने ये, अब एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है, ये तो आपको पता ही है, वो भी बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं वो भी, ठीक है। वैसे बनाना तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इतने बार बता चुका हूँ, तो अब तो यू मस्ट हैव दिस theory in your mind that ये ऐसा होता ही है. So now that we have R, okay, now we have this scene, this particular thing we have. Now what we will do, we will just this is medium one. देखो above one is medium one, तो यहाँ पे हम इसको one लग के ऐसे सर्कल बना देते हैं. मीडियम वन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मीडियम टू, एंड यहाँ पे टू लिख करके इसको सर्कल बना लेते हैं, एनसर्कल कर दे रहे हैं, ठीक है. ओके, तो मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट जा रही है और लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल में बेंड हो रही है, इतनी चीज़ें हमें क्लियर है. सपोज कर लो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो v1 है. अब हम स्पीड की बात करें, ध्यान देना. और यहाँ पे लाइट की स्पीड जो है वो v2 है. ये v1 v2 क्या है, स्पीड्स ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स. मीडियम वन में v1 है, मीडियम टू में v2 है. ठीक, बातों को मेरे ध्यान से सुनना और डायग्राम को देखना. तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ना कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n can also be written as the ratio of speeds of light into media. कह सकते हैं ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इनटू मीडिया. ठीक है, तो देखो किस तरीके से, देखो, द मटेरियल थ्रू विच द लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड द मीडियम. आप जानते हो जो भी ऐसा मटेरियल जिसमें कि लाइट ट्रेवल करती है उसको मीडियम बोलते हैं, उस लाइट का मतलब उस मीडियम बोलते हैं उस जगह का. ठीक है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट यानी कि बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज होती है. समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है, इस वजह से लाइट बेंड होती है. सो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन टू मीडियम भी कह सकते हैं ना. दो मीडियम, भाई रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट का दोनों मीडियम में जो स्पीड होगी, दोनों लाइट की दोनों मीडियम में जो स्पीड होगी उसका रेशियो हम कह सकते हैं कि नहीं, है ना. तो अगर हम इस फिगर को देखें, ये जो फिगर बना हुआ है आपके सामने, अगर हम इस फिगर को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी इंसिडेंट लाइट है ये मीडियम वन से होकर के मीडियम टू में जा रही है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन इन मीडियम वन, है ना कि नहीं. जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम टू में जितनी है उससे डिफरेंट है मीडियम वन वाली से, है कि नहीं है. सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर आप सपोज कर लो कि मीडियम वन में जो लाइट की स्पीड है वो v1 है, हमने आप एज्यूम किया ना, और मीडियम टू में जो लाइट की स्पीड है वो v2 है. इज इट क्लियर? सो नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, समझ रहे हो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to 1 is equal to the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. देखो मैं इस चीज़ को वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बोली है. तुम लोग अगर नोट नहीं कर रहे हो पॉज करके, वैसे तो रिवाइंड करके फिर से सुन लो, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. बेसिकली क्या हो रहा है,
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंक्लूजन जो निकला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, is it clear? क्या लिखा हमने? The refractive index of the refractive index of medium 2 with respect to medium of light in medium 1 with respect to medium 2. समझ में आ रहा है ये चीज कि नहीं? इसका उल्टा होता है, ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को हम इस तरह से लिखते हैं कि मीडियम 1 एंड मीडियम 2 इज इक्वल टू, आगे क्या लिखेंगे जल्दी से बोल दो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इज इट क्लियर? इस तरीके से लिखते हैं ना हम, ठीक है। बहुत ही अच्छे से तुम लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ध्यान से इस चीज़ को लिख लेना, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़, ठीक है। और हम अगर देखें बैठे हैं तो ये तो हमें मतलब ये तो हमें क्लियर है। अब जो हमें पढ़ना है वो है कि मतलब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसको हम सिंबल्स फॉर्म में लिखते हैं। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 and 2, इसको ऊपर जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1 and 2। इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को हम ऐसे पढ़ते हैं 1 and 2 से, ठीक। ये किसके बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या थी? v1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या है? v2। इज इट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर? पता है कि नहीं चीज़? बिल्कुल अच्छे से पता है ना? हमने और कुछ नहीं किया, क्या किया इसको सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया। सारी चीज़ हमने एज्यूम करी थी, हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप जानते हो 1 and 2 को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर 2 and 1 लिखते तो क्या पढ़ते हैं उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अगर 2 and 1 लिखा होता तो, बट यहाँ पे 1 and 2 है तो उसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इज इट क्लियर? उल्टा पढ़ते हैं, इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लेना। ओके, अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल जानते हो इसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हो, या तो आप 1 and 2 लिखो, ठीक है, या तो आप इसको कुछ कुछ बुक्स में मतलब इस तरीके से भी लिखा होता है, कहते हैं ना द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड 2 1 से भी लिखा होता है, इस तरीके से भी। जैसे बोर्ड में भी कभी कभी पूछ सकता है इसको, जैसे 1 and 2 है ना, ये द स्पीड the refractive index of medium 2 with respect to medium 1, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1। ये कुछ बुक्स में इस तरीके से भी लिखा होता है, जो कि मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। ये लिखा होता है N21, इस तरीके से भी लिखा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक। कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा होता है, कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा होता है। तो आप जो आपको सुटेबल पड़े वो फॉलो करना, एक ही फॉलो करना ताकि कंफ्यूजन कम हो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो आप इसको फॉलो करो, ज़्यादा बेटर है। इज इट क्लियर? और बाकी अगर रट लो तो बहुत अच्छा है, उसको भी दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम other than vacuum to another medium, then the value of refractive index is called relative refractive index। जब हमारी लाइट जो है मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है अदर देन एयर की अगर हम बात करें, तब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है वो। समझ में आ गया क्या कहलाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ओके, सो व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जब जो लाइट होती है वैक्यूम, अच्छा वैक्यूम क्या होता है पता है ना आपको? जहाँ पे एयर भी ना हो, ऐसा मीडियम जहाँ पे एयर भी ना हो, दैट इज अ वैक्यूम। तो वैक्यूम टू अनदर मीडियम इज, तब हम क्या कहेंगे? देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कभी क्वेश्चन में आपसे पूछे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इसका मतलब कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में आपको पूछ रहा है। इज इट क्लियर? तो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मतलब क्वेश्चन के साथ साथ हमें आ ही जाएंगी, ठीक। सो हम क्या कह सकते हैं? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर,
refractive index of a medium with respect to air is also considered as its absolute refractive index. ठीक है, उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम उसको कह सकते हैं। तो जो जो मैंने बात बोली है उसको नोट कर लेना ज़रूर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। भाई यही तो है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसी को तो बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का और क्या होता है, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम का एक एक्सप्रेशन बनाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब सिंपल है बिल्कुल, उसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन वाली बात ही नहीं है। उसको मैं अभी लिखूंगा ना तो तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जा रहा है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग आधे लोग को नहीं पता होगी तो अब जान लो, वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द दैट मीडियम। समझे? इज इट क्लियर? अब क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर नहीं भी होगा तो ओके। सो the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium is called a refractive index of that medium। तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक, वैक्यूम की बात हो रही थी तो हम एयर के लिए भी लिख सकते हैं इस चीज को ना, यहाँ पे वैक्यूम की बात करी, यहाँ पे बस वैक्यूम हटा के एयर भी कर दोगे तो भी हमारा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मीडियम का ही आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि एयर और वैक्यूम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्पीड ऑफ लाइट में, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। खैर, तो ये अगर तुम लोग को क्लियर हो गया है तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं अब। जैसे कि हमारा ऐसे, चलो आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो पता ही होगा तुम लोगों को, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि जिनको नहीं पता है उनको अब पता चल जाए। सो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन तो सॉल्व कर डालो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, अभी जो हमने पढ़ा है बस वही अप्लाई करना है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास प्लेट। ठीक है, ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा है 1.50। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपसे पूछ रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतनी है। ठीक है, तो वैक्यूम और एयर मतलब एक ही बात होगी, समझ लो एक तरीके से। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किस तरीके से लिखोगे आप? देखो, रिफ्रैक्टिव सॉल्यूशन पे आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यही दिया हुआ है हमें भाई, एयर से ग्लास में जा रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया यानी कि ग्लास का दिया हुआ है। कितना है? 1.5, जीरो नहीं लगाते हैं, ठीक है 1.5 है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ, अभी हमने ऊपर पढ़ा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर दोनों में सेम होती है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यही तो है, बस हमें क्या रखना है, बस वैल्यू रख दो, आ गई, सिर्फ ऐसे वैल्यू रख देंगे आ जाएगी। क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में? 3 × 10⁸, ये 10⁸ है, 108 नहीं है बेटा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, उसको राइट साइड ले जाते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे बाप रे, बहुत कम हो गई है ना, तो मतलब बहुत कम हो गई स्पीड। तो ये हमारे आंसर, ये जो लाइट की स्पीड है ये कहाँ पे है? ये ग्लास के अंदर होती है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब आप लोग रेडी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए आप बिल्कुल से रेडी हो, बिल्कुल से रेडी हो। एक चीज़ और, ठीक है, वही वाला जो फिगर आपके सामने बना हुआ है आपके बोर्ड, मतलब वाइट बोर्ड में, वो दिख ही रहा होगा आपको। एक चीज़ और इंटरप्रेट करो, फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है
ठीक है, अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 and 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय v1 by v2। देखो ये वाला केस के लिए, ये वाले केस के लिए ये तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है 1 and 2 इज इक्वल टू v1 upon v2, ये तो लिखा ही हुआ है। इसका उल्टा कर दें अगर, तो उल्टा यानी कि अगर लाइट जो है मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एरो चेंज कर दूं, इसका क्या करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ एरो चेंज करना है भाई, तो मैं कर दूं क्या, कोशिश करता हूँ मैं सिर्फ एरो चेंज कर पाऊँ, पूरी की पूरी वही चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइन ही तो बनानी है, तो बना देंगे लाइन, लो बना दिया, थोड़ा सा और ऐसे कर देंगे, ये इसको मैंने अलग कलर से बनाया ताकि तुम लोग को अच्छा दिखे, ये इस तरीके से हो गई। ये एरो बना लेते हैं, एरो इम्पोर्टेंट है, एरो ही तो इम्पोर्टेंट है, एरो लगाना तुम लोग ही मत बोलना एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। आई हैव चेक द कॉपीज और मैंने मार्क्स भी काटे हैं, जिसने एरो नहीं लगाया था उसमें बोलता है सीबीएसई यू हैव टू कट द मार्क्स। अगर उल्टा सीन है तो, अगर उल्टा सीन यहाँ पे हो रहा है तो मैं इस चीज़ को मिटा दूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर आप तो गलत लिख दिए हो। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। देखो तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2n1, 2n1 इज इक्वल टू क्या होगा, v1 बाय, खुद सोचो खुद सोचो खुद सोचो खुद सोचो, v1 बाय ना बेटा v2 बाय, ठीक है, इसीलिए कहते हैं रट्टो मत समझो, v2 अपॉन v1। इज इट क्लियर, डोंट मेमोराइज इट, ओके, जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो लर्निंग और मेमोराइजिंग में डिफरेंस है, आप लर्न करो, मेमोराइज मत करो। रटना इज रटन विद्या, रटन विद्या में मुझे विश्वास नहीं, जब तक चीज़ों को समझो नहीं तब तक मज़ा नहीं। ठीक, सो अगर कोई लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 से मीडियम 1, तो व्हाट वी कैन से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से गिवन होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2n1 इज इक्वल टू होता है v2 अपॉन v1। ठीक, अच्छा अच्छा आप खुद सोचो, अब ये दोनों चीज़ आपके सामने इक्वेशन लिखी है, मैं दोनों इक्वेशन लिखूं क्या, मैं दोनों इक्वेशन लिखता हूँ। चलो अभी हम एक चीज़ और करेंगे, इसमें से एक चीज़ और रिलेशन निकालेंगे, इसको क्या हम न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। 1 and 2 क्या था हमारा, जल्दी बोल दो, v1 अपॉन v2 था, यही था क्या, था कि नहीं था, अरे बोलो भाई, था ना। अच्छा, क्या यहाँ से आपको ये नहीं दिख रहा, अगर हम 1 अपॉन मतलब 1 कहते हैं ना 1 अपॉन 2n1 करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 2n1 क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा ये किसके बराबर है, ये तो 1 and 2 के बराबर है ना, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 1 अगेन 1 अपॉन 2n1 इज इक्वल टू 1 and 2, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, ओके, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर हम मीडियम का नाम दे रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन मीडियम 2 एंड मीडियम 1। भाई हमने इसको वर्ड्स में बोल दिया और कुछ थोड़ी किया। सो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। अब इस चीज को जो मैंने बोला उसको रिवाइंड करके दोबारा से नोट कर लो, जो चीज मैंने बोली इसको पॉज पॉज करके नोट कर लो। क्या बोला मैंने, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। इज इट क्लियर। तो अगर मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 ग्लास है, तो जो ऊपर का रिलेशन है हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, एयर एंड ग्लास इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्लास एंड एयर, या फिर ए एन जी, जहां पे मैं एन बोल रहा हूं मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल इज इक्वल टू 1 अपॉन जी एन ए। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ ना। तो बस इस चीज को नोट कर लो, बहुत ही अच्छे से इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है
133, यानी कि हम इसको एयर से वाटर में जा रही है लाइट ना, एयर से वाटर में जा रही है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एन डब्ल्यू, जानते हो ना, ए एन डब्ल्यू लिख सकते कि नहीं। इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, एन बड़ा रहेगा, ए छोटा सा लेफ्ट साइड में, डब्ल्यू छोटा सा लेफ्ट राइट साइड में। समझ, लिखना आ रहा है ना तुम लोगों को, मैं कंप्यूटर पे नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप लोग अपनी कॉपी में तो सही लिखना, नहीं हो तो बुक कंसल्ट कर लेना, ठीक है, तो सही से लिखना आ जाएगा। खैर, जो मेरी बात को सुन रहा होगा वो समझ भी रहा होगा। ये किसके बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में, 1.33। देखो मैंने तो तुरंत इंटरप्रेट कर लिया, आधे लोग तो सोचते रह जाओगे 1.33 दिया है तो क्या दिया है, ठीक, तो उसको नहीं सोचना है बेटा, उसको सोचेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं भाई, डब्ल्यू एन ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए एन डब्ल्यू, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना। तो उसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1.33। क्या पूछा है हमसे, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, यही तो है, वाटर टू एयर। किसके बराबर, किसके बराबर है, 0.75 के। आ गया हमारा आंसर, हो गया। तो बेटा देखो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को करने के बाद हमें, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं और अलग टाइप के क्वेश्चन करने को, इसी टाइप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आते जरूर हैं। ये मत सोचना कि अरे नहीं पढ़ के जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल फिजिक्स से आते हैं साइंस में, याद रख लेना बेटा, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स में भी छोड़ दिया जाएगा आप लोगों को, नहीं, बोर्ड आपसे पूरा का पूरा तसल्ली निकालता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स देके। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेसेस, मतलब इंडेक्स को ऑब्वियसली इंडेसेस प्लूरल में हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ढेर सारे दिए हुए हैं हमें, केरोसिन का, टर्पेंटाइन का और वाटर का। कितना दिया है, 1.44, 1.57, 1.33, ठीक है। तो इन विच ऑफ दीज मटेरियल डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, किस मटेरियल में लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब जो दिया है, ये सब तो एयर के रिस्पेक्ट में दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया है भाई, यही तो दिया है, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमको एयर के रिस्पेक्ट में दिया है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इस मीडियम का दिया है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, अगर केरोसिन की बात है तो केरोसिन, टर्पेंटाइन की बात है तो टर्पेंटाइन, अगर हमारे वाटर की बात है तो वाटर, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस है ना कि फ्रॉम द अबव रिलेशन हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन दैट मीडियम जिसमें कि लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, भाई यही तो है, इसका सबसे लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि भाई सबसे लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर के कंपैरिजन में उस मीडियम की क्या है, अगर रेशियो कम हुआ हमारा, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे, फिजिक्स तो खत्म हो गई हमारी, मैथमेटिक्स की बात है। तो हम क्या कह सकते हैं, जिसका लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसका लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सो आउट ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, वाटर हैज द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना है 1.33 आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, लाइट विल हैव मैक्सिमम स्पीड इन वाटर और लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर। क्लियर है ये बात कि नहीं, लाइट सबसे ज्यादा किसमें, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा एयर के रिस्पेक्ट में कोई भी दिया हुआ है, ढेर सारे जितने भी 50 अगर हमें दिए होते, तो सबसे जो लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता उस केस में, जिसका भी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, उस मीडियम में लाइट सबसे तेज ट्रेवल करेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर, इसका आंसर हो गया वाटर। देखो एक वो शब्द का आंसर था, बट हमें एक्सप्लेनेशन भी लिखना होगा ना, तो नंबर नहीं मिलेगा। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा क्वेश्चन जो कि हम स्फेरिकल लेंसेज में इस्तेमाल करेंगे। स्फेरिकल लेंस, अब यहाँ पे वहाँ पे हम जैसे रूल्स पढ़े थे और वो पढ़े थे मेरे को, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। तो बेटा ये बहुत ही सही चीज़ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी तब तक के लिए
जितना भी चीज़ मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से लर्न कर लो, मेमोराइज कर लो।